हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं केएम लर्निंग चैनल। आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, आपके 66 बीपीएससी मेंस के लिए या यूपीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर जगह आपको ये क्वेश्चन रेलिवेंट लगेगा और आपको एक रेलिवेंट कंटेंट के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में। करेक्ट। तो आप लोगों को पता ही है कि इंडियन पॉलिटी को स्टडी करना चाहते हैं तो दो बुक मैं हमेशा रेफ़र करता हूँ। वो है पीएम बख्शी का बेयर एक्ट और दूसरी बुक है एम लक्ष्मीकांत की बुक, जो कि दोनों ही आपके किसी भी एग्ज़ाम के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी के रिस्पेक्ट में फुल कवरेज देता है। तो आपके सामने जो मैं क्वेश्चन पुटअप किया था वो क्वेश्चन था जो हमारे टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत क्वेश्चन जो मैंने पुटअप किया था डेली क्वेश्चन के तौर पे पॉलिटी से, कि क्वेश्चन था। एक मिनट, थोड़ा सा ये जो है ये बार बार उलट जाता है, इसे मुझे डिफ़ॉल्ट करना होता है। ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किया था वो था क्वेश्चन डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस रिलेशनशिप के ऊपर। करेक्ट। तो डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस रिलेशनशिप इन रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारा क्वेश्चन था हमारे वी डिजर्व टेलीग्राम चैनल में। जबकि एक और क्वेश्चन इससे क्रिएट हो सकता है, व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ब्रॉडर है, इसके इम्पोर्टेंस को आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजन के रेस्पेक्ट में भी आपको डिस्कस करना होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन सॉरी डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के डिफिनीशन को लिटिल बिट डिफाइन करना होगा, प्रेजेंट करना होगा। आप लोगों का आंसर आया मुझे, मैं फीडबैक कभी पूरा नहीं दे पाया हूँ क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। मैं गिर गया था रास्ते में तो उंगली में बहुत ज़्यादा चोट लग गया जिसके कारण फेंट भी हो गया था। सो सॉरी फॉर दैट एंड आई विल बी गिविंग फीडबैक टुमारो एंड टुमारो ऑनवर्ड्स अगेन क्वेश्चन विल बी गिवन, राइट। सो डोंट टेक अदरवाइज। तो डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस रिलेशनशिप इन रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स and directive principle of state policy. Again, here you have to give the same input of doctrine of harmonious relationship as it has been asked in this. Correct? It means that what is doctrine of harmonious relationship will come automatically in this question also. And now the limitation is that where in the first question you will find that the importance is being asked about the harmonious construction or harmonious relationship with reference to Indian constitution, with reference to whole provisions of the Indian constitution. Wherever such kind of doctrine comes into picture, we have to discuss in that. But in this respect, it is limited because we are just going to deal with the directive principle of state policy and fundamental rights, means इसी दो रेस्पेक्ट में। करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हारमोनियस रिलेशनशिप या हारमोनियस कंस्ट्रक्शन या डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है। तो बेसिकली अगर प्रॉपरली डिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि इट इज़ नथिंग बट अ प्रिंसिपल of statutory interpretation. It is a principle to interpret a law in a certain provisions in which the conflicting provisions of that part should be avoided at maximum rate. Correct? To the maximum. So it is a principle of statutory interpretation of certain provisions which are conflicting, means ki such principle which is inserted, which came into picture when the two provisions with different meanings or interpretation come into picture simultaneously. Correct? So conflict start. It means that wherever harmonious relationship is there, there must be some conflict. If there is no conflict, means though no harmonious relationship or no doctrine of harmonious construction. Correct? So under this article, two conflicting provisions are necessary, first thing, and they must be legally interpreted. They must be legally interpreted and they must be legally conflicting in nature. Correct? Then only harmonious relationship will come into picture.
दैट बोथ एग्जिस्ट हारमोनियसली विथ मिनिमम और नो कॉन्फ्लिक्ट। इट मीन्स दैट कि हारमोनियस रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, सामंजस्य संबंध, है ना। तो सामंजस्यता कब होती है, जब दो व्यक्ति के बीच में, दो प्रोविजंस के बीच में या दो वस्तु के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई और झगड़ा होता है। करेक्ट। सो हारमोनियस रिलेशनशिप तब आता है जब दो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस एक साथ में इंटरप्रेट किए जाने लगते हैं। सो विच विल बी बेटर, वहाँ पे क्वेश्चन ये उठ जाता है कि विच प्रोविजन विल बी बेटर, विच प्रोविजन विल हैव अपर हैंड, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, किसको ऊपर लिया जाएगा किसको नीचे, या कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। इन दैट केस कॉन्फ्लिक्ट कम्स इनटू पिक्चर एंड देन हारमोनियस रिलेशनशिप का रोल जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो टू कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस आर लीगली इंटरप्रेटेड इन सच ए वे दैट बोथ exist harmoniously, मतलब both should be existing harmoniously together with minimum और no conflict। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस रिलेशनशिप और कंस्ट्रक्शन। करेक्ट। तो आप देखिएगा कि इसका डेवलपमेंट की बात करेंगे हम। यहाँ पे देखिएगा री केरला एजुकेशन बिल 1991, क्वेरेसी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इन दोनों जगह पे ये डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस रिलेशनशिप के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुआ था। क्या है भाई, डिसाइडिंग द फंडामेंटल राइट्स द कोर्ट मस्ट कंसिडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। री केरला एजुकेशन बिल 1951 जब आया था तो उसमें टू पॉसिबिलिटीज आर गिवन इफेक्ट एज मच एज पॉसिबल बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, मतलब हारमोनियस रिलेशनशिप इज अ बैलेंस बिटवीन टू पावर्स, is a balance between two conflicting provisions, is a balance between two different person। करेक्ट। तो आपको इस तरह से समझना होगा कि हारमोनियस रिलेशनशिप इज नथिंग बट अ बैलेंस, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस बिटवीन टू प्रोविजंस। वन लाइन में मैं डेफिनेशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए। करेक्ट। सिमिलरली क्वेरेसी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगेन कि स्टेट शुड इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स of a state policy in such a way so that कि it will not interfere fundamental rights it will not interfere fundamental rights and directive principle यहाँ पे क्या गया है कि must consider the directive principle and adopt the principle of harmonious construction। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की बात की गई है डायरेक्टली, और यहाँ पे बोला गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ है, चलिए मैं एक डायग्राम के थ्रू हारमोनियस रिलेशनशिप के बारे में डेवलपमेंट से रिलेटेड या कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन पे हम बात करते हैं। चूंकि हमारा क्वेश्चन है इन रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हम यहाँ पे दो पार्ट रखते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। करेक्ट। अब जब क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पीटी में नहीं मेंस में पूछा गया है या पूछा जा सकता है मेरे द्वारा भी कि व्हाट आर द डिफरेंसेस या प्रेजेंट द कंपैरेटिव पिक्चर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तब आपको एक टाइम आएगा जब आप बोलेंगे कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल and directive principle of state policy are not justiciable। It means that कि fundamental rights are enforceable while directive principle of state policy are not enforceable। Enforceable in the court and not enforceable in the court, एक point। दूसरा एक point आएगा कि fundamental rights talk about individuality। मोस्ट ऑफ द राइट्स आर रिलेटेड टू इंडिविजुअलिटी, मतलब इंडिविजुअल पे ज़्यादा जोर देता है। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। करेक्ट। तो ये दोनों डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन प्रेजेंट कंपैरेटिव पिक्चर आप लिख सकते हैं एक टेबल बनाकर और देखिए कितना। लेकिन फंडामेंटल राइट्स मोस्टली रिलेट टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर सोशल। इट मीन्स कि ये दोनों ही दो डायरेक्शन में चल रहा है। करेक्ट। आप इंडिविजुअल को बात करेंगे तो वहाँ सोशल कहीं ना कहीं अब होता है ना कि जैसा हमारा अधिकार की बात है और हमारी कोई ड्यूटी ना हो, सिर्फ हमारी अधिकार की बात हो, तो आप सोच सकते हैं ना कि दूसरे अधिकार का हनन हम कर सकते हैं। सिमिलरली इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। इन्फोर्सेबिलिटी की बात आती है, नॉन इन्फोर्सेबिलिटी की बात आती है तो कॉन्फ्लिक्टिंग। ये जो है आपको पता ही फंडामेंटल राइट स्टेट के निगेटिव में है, जबकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंसिडर टू बी पॉजिटिव फॉर स्टेट। करेक्ट। तो मतलब स्टेट का जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, है ना,
प्रोटेक्ट करेगा और वायलेट नहीं करेगी। करेक्ट। यहीं पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के, जो कि एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट विल टेक एफर्ट, बट इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। अब यहीं से कॉन्फ्लिक्ट जो है होना शुरू होता है। तो जो कॉन्फ्लिक्टिंग शुरू हुआ उसमें बेसिकली आप देखिएगा आर्टिकल 39 जो है, 39B एंड C, राइट, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, डीपीएसपी का आर्टिकल 39B/C, राइट। उसके बाद आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, ये सब आप पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 31। तो ये जो था 39B और C में सोशल प्रोविजन की बात की गई है। अब 39 आर्टिकल 39 पढ़िएगा, जिसके तहत स्टेट को इंश्योर करना होता है उस सारे ऑब्जेक्टिव्स को जो निहित है आर्टिकल 39B और C में, इनफैक्ट आर्टिकल 39 में। करेक्ट। तो उस केस में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि भाई बी और सी में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसे अगर इम्प्लीमेंट करना है, 39B और C को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम आर्टिकल 14 जैसे प्रोविजंस को, 19 जैसे प्रोविजंस को, 31 जैसे प्रोविजंस का वायलेशन कर सकते हैं। करेक्ट। अब जब कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बिकम्स सुप्रीम ओवर फंडामेंटल राइट्स। करेक्ट। अब पॉइंट ये उठता है कि अगर हम बोलें कि फंडामेंटल राइट इज सुप्रीम, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 39B और C के किसी भी प्रोविजन को इम्प्लीमेंट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आर्टिकल 14, 19, 31 को वायलेट ना किया जाए। मतलब अगर इसे वायलेट ना करें तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और अगर इसे वायलेट करते हैं तो ये इम्प्लीमेंट होगा। करेक्ट। तो ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइज हुआ। करेक्ट। अब इन दोनों के बीच मैं एक फ्लो चार्ट आपको दे रहा हूँ, इन दोनों के बीच में अलग अलग केस में, जैसे चंपक द्वाराइजन का केस आया। करेक्ट। उसके बाद आप देखिए गोलकनाथ का केस पढ़े होंगे आप लोग। उसके बाद केशवानंद भारती का केस पढ़े होंगे आप लोग। उसके बाद आप देखिएगा कि 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, फिर 42nd अमेंडमेंट, या 44th अमेंडमेंट, ये जितने भी अमेंडमेंट आए, इन कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर को एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा था। करेक्ट। अब कहीं पे देखिएगा गोलकनाथ में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। वहीं चंपक द्वाराइजम केस जो 1951 के आसपास का केस था, उसमें बोला गया कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो क्या है, एक ऐसा पार्ट है जिस अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रोविजंस को आर्टिकल 14, 19, 31 जो है उसे हम थोड़ा सप्रेस कर सकते हैं। करेक्ट। तो इस तरह की बात फिर गोलकनाथ ने बोला नहीं, जब तक फंडामेंटल राइट है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट के अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वैसे में चूंकि फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट है इसलिए इसे अमेंड नहीं किया जा सकता आर्टिकल 368 के अंतर्गत। और अगर नहीं अमेंड किया जा सकता है तो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 39B एंड 39C। तो फिर हो गया कि भाई नहीं, फंडामेंटल राइट सुप्रीम एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट सुप्रीम। करेक्ट। इसी तरह से गोलकनाथ आगे बढ़ते हैं केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती में केस में कहा गया भाई साहब, फंडामेंटल राइट हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी पार्ट, वो आर्टिकल 368 के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो पार्लियामेंट को दिया गया है उसके अंतर्गत इसे क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। करेक्ट। अब जैसे ही अमेंड किया जा सकता है कि बात हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर 39B और C को इम्प्लीमेंट करना है और उस इम्प्लीमेंटेशन के आधार पे अगर हम आर्टिकल 14, 19 या 31 को किसी तरह का चेंजेस लाते हैं तो ये वैलिड होगा, क्योंकि केशवानंद भारती में क्लियर कट बोल दिया गया कि फंडामेंटल राइट का कोई भी पार्ट जो है अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंदर। अब यहाँ पे देखिए ये पावर ऑटोमेटिकली आ गया पार्लियामेंट में आर्टिकल 368 के अंतर्गत, लेकिन केशवानंद भारती केस में साथ में ये भी कहा गया कि भाई साहब किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को आप क्या नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वायलेट नहीं कर सकते। करेक्ट। और जैसे ही वायलेट नहीं करने की बात आई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आर्टिकल 14, 19 या 31 में किसी तरह का चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का टेस्ट होगा, और अगर वो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के टेस्ट में पास हो गया, मतलब वायलेट नहीं कर रहा है, देन आर्टिकल 39B एंड C
के या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के किसी भी प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमेंडमेंट जो कि फंडामेंटल राइट्स में हो रहे हैं वो वैलिड माना जा सकता है। करेक्ट। तो ये हो गया। और इस तरह से आप देखिएगा इस कॉन्फ्लिक्टिंग के कारण एक वे आउट प्रोविजंस लाए जाने की बात हुई। तो इन द कोर्स ऑफ टाइम में अब देखिएगा डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज नॉट गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो इट इज जुडिशियली developed interpretation of the provisions in the case of conflict. Correct. So this way out came through various judgment of the court, Supreme Court, apex court, and then a harmonious construction या harmonious relationship का theory आया। करेक्ट। तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ। अब हम आगे आपको थोड़ा सा प्रोविजंस की बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि जस्टिसेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट और नॉन जस्टिसेबिलिटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। अब ये जो है आप देखिएगा, आप एम लक्ष्मीकांत के केस बुक को पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। तो नॉन जस्टिसेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन द वन हैंड एंड मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द अदर हैंड। यहाँ पे क्या हो गया कि भाई इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। करेक्ट। यहीं से शुरू हुआ आर्टिकल 37 में जो प्रोविजन ऑब्लिगेशन दिए गए हैं स्टेट को। अब चंपक दोराइजन केस में आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल विल बी सप्रेस्ड एंड फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। It means that directive principle of state policy has to conform to and run as subsidiary to fundamental rights। इसका मतलब यहाँ फंडामेंटल राइट जो है ऊपर हो गया डीपीएसपी से। करेक्ट। लेकिन साथ में ये कहा गया कि अगर फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के कंपैरिजन में लाना है तो फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। एज ए रिजल्ट क्या हुआ भाई, तो आप बताइए आपको कि यही ताक में थे हम लोग। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, चौथा किए, फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रोविजंस को लाया जा सके। करेक्ट। तो चंपक दोराइजन के केस में दोराइजन के केस से ही ये क्लियर होना लगा कि भाई फंडामेंटल राइट इज सुप्रीम ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट फंडामेंटल राइट्स कैन बी चेंजेस और अमेंडेड। इन दैट केस क्या हुआ, जब अमेंड कर ही सकते हैं तो फंडामेंटल राइट सुप्रीम को रहने ही नहीं देंगे, उसमें कुछ ऐसे चेंज ला देंगे ताकि हम डायरेक्ट डीपीएसपी के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। करेक्ट। उसके बाद देखिए गोलकनाथ केस में बोला कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते हो। और जब अमेंड नहीं कर सकते हो तो फिर डीपीएसपी के किसी भी प्रोविजन को अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फंडामेंटल राइट्स में चेंज ला रहे हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट। अब ये जजमेंट से काफ़ी आहत होने के बाद पार्लियामेंट ने क्या किया, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया। खास करके मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 24th में तो भाई यही पावर लाया गया कि भाई आर्टिकल 368 में चेंज कर दिया, बोला गया भाई आर्टिकल 368 के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है और वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस तरह की बातें की गई थी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल 24th अमेंडमेंट का। ठीक है। फिर 25th में आर्टिकल 31C रख दिया गया, उसमें लाया गया कि भाई आर्टिकल 39B और C इन दोनों को अगर इम्प्लीमेंट करना है ना, अगर दोनों को इम्प्लीमेंट करता है तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31 जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है अगर इसे वॉइड किया जाए, वायलेट भी किया जाता है तो नो प्रॉब्लम। No law which seeks to implement the socialistic directive principle of a state policy specified in Article 39B and C shall be void। करेक्ट। मतलब ये void नहीं होगा अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के 39B में जो प्रोविजन में दिया गया, 39C में जो दिया गया उसे इम्प्लीमेंट करना हो तो, यद्यपि ये आर्टिकल 14, 19 और 31 को वायलेट करता है। साथ में एक और प्रोविजन दिया गया कि नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट ऑफ सच पॉलिसी। ऐसे पॉलिसी को इफेक्टिव बनाने के लिए या इफेक्ट देने के लिए किसी भी तरह का लॉ अगर बनाया जाता है तो वो कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं हो सकता है, जिसको कि केशवानंद भारती केस में क्लियर कट बोला कि भाई नहीं, दिस इज इनवैलिड। राइट। ये पार्ट जैसे ये तो आप तो पूरा का पूरा कोर्ट के पावर को ही छीन रहे हो। कोर्ट का पावर क्या, जुडिशियल रिव्यू। हियर कम्स द पिक्चर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो जुडिशियल रिव्यू आप ले लोगे और जुडिशियल रिव्यू द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट।
तो आप कैसे कर सकते हो, केस 1 भारतीय केस में ही डिक्लेयर हो गया कि भाई जुडिशियल रिव्यू जो है एक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। सो कोर्ट बोला कि नहीं ये तो वैलिड नहीं, ऐसे इनवैलिड, नल एंड वॉइड है, खत्म करो इसको। रही बात पहले प्रोविजन का 39C का, तो इसमें बोला कि चलो ठीक है यार ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चलेगा और इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो पहले प्रोविजन को उसने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। अब हो गया, इसका मतलब ये होगा कि आर्टिकल 14, 19 और 31 यहाँ पे हो गया कि इसको वायलेट करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के 39B और C को अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो इट मीन्स नाउ सुप्रीमेसी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट्स, करेक्ट। अब यही देखिए फिर 42nd अमेंडमेंट आया जिसमें स्कोप को बढ़ा दिया गया, सुप्रीमेसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जिसको बोलते हैं उसके स्कोप को बढ़ा दिया। बोला उतना ही नहीं भाई, कोई भी लॉ जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है, राइट, नॉट मियरली 39B एंड C, बल्कि कोई भी लॉ जो कि DPSP में प्रोविजंस है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाया गया है, तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के आधार पर इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है, करेक्ट। अब यहां पे देखिएगा, लेकिन इस एक्सटेंशन को बोला सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई तुमको मतलब थोड़ा सा मतलब कि हाथ दिए नहीं कि तुम तो सर पे चढ़ने लगे ठीक है ना। तो बोला ना बाबा ना, ऐसा नहीं चलेगा, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ इनवैलिड। और ये कब हुआ, ये मिनर्वा मिल के केस में। सो मिनर्वा मिल के केस में क्लियर कट बोला गया कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बैलेंसिंग बेडरॉक पे है, it is founded on the bedrock of balance between the fundamental rights and directive principle of state policy. In fact, Indian constitution is founded on the bedrock of state and center, legislative and executive, executive and judiciary, judiciary and legislative, everywhere, correct। अब देखिए केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसके हारमोनियस रिलेशनशिप या हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के कुछ प्रिंसिपल को हाईलाइट किया। वो क्या था भाई, तो ये याद कर लीजिएगा। इनफैक्ट ये वाला पॉइंट जो है, कोर्ट मस्ट अवॉइड हेड ऑन क्लास, मतलब ये होता है ना हेड ऑन क्लास नहीं होना चाहिए भाई, एकदम सीना तार के दोनों तय लड़ने के लिए तैयार हैं, राइट। सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस दे मस्ट कंस्ट्रू द कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस, करेक्ट। उसके बाद प्रोविजन ऑफ वन सेक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ कंटेन इन अदर। अब ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, हेड ऑन क्लास तो नहीं होना चाहिए, पता लगा सीधे सिंह मार रहे हैं एक दूसरे को, वो नहीं होना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद एक प्रोविजंस को हाईलाइट करके या एक प्रोविजंस को पकड़ के दूसरे प्रोविजन के ऑब्जेक्टिव को डिफीट कर देना इज ऑल्सो नॉट गुड, जब तक कि कोर्ट को सारे एफर्ट लेने ना पड़ जाए, है ना, कि भाई नहीं अब ये हो ही नहीं सकता है, तो अलग डॉक्ट्राइन आ जाएगा वहां पे। डॉक्ट्राइन ऑफ रिपरकशन आप लोगों ने पढ़ा होगा या कलरेबल डिवाइस पढ़ा होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, करेक्ट। इस तरह के और भी थ्योरी आए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली रिकनसाइल द डिफरेंस। भाई सही बात है, कॉन्ट्रैक्टिव प्रोविजन द कोर्ट मस्ट इंटरप्रेट देम इन सच ए वे सो दैट इफेक्ट इज गिवन बोथ द प्रोविजंस एज मच एज पॉसिबल। मतलब क्लियर कट थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला कि भाई देखिए कॉन्फ्लिक्टिंग तो होना ही है, तो जरूरी नहीं कि 100% अब रिकनसाइल कर दें, बराबर स्टेज पर ला कर रख दें। तो वैसे में ये होना चाहिए जितना मैक्सिमम प्रोविजन हो सके, पॉसिबल हो सके, उसको इक्वालिटी या इक्वल प्रोविजंस पे या इक्वल फूटिंग पे लाया जा सकता है। टू हार्मोनाइज इज नॉट टू डिस्ट्रॉय एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अब हारमोनियस रिलेशनशिप या कंस्ट्रक्शन का लाने का मतलब होता है किसी और प्रोविज़न को ना डिफीट करना, ना उसके मीनिंग को डिफीट करना, ना ऑब्जेक्टिव को डिफीट करना, ना ही मीनिंग को डिसइंटरप्रेट करना, करेक्ट, या फ्रूटलेस भी नहीं बनाना है दूसरे प्रोविजंस को। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ये डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन या डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा, है ना। पूरा अगर पूरे केस की चर्चा नहीं भी करते हैं तो आप कुछ चर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा इसमें, करेक्ट। तो ये था। अब लास्टली इस पॉइंट को हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू, आपके आंसर के लिए।
देखिएगा इस तरह से हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस रखे हैं। अगर हम देखें नॉट ओनली इन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट आप देखिएगा लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लिस्ट 1 में है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं लिस्ट 2 में है, लेकिन लिस्ट 3 जो कि यूनियन टेरिटोरी का लिस्ट है, करेक्ट, सॉरी कंकरेंट लिस्ट का है, अब वहाँ पे क्या होता है कि दोनों ही बनाएंगे, स्टेट भी बनाता है लॉ और सेंटर भी बनाता है, ऐसे में वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्टिंग आ सकता है, करेक्ट। तो वहाँ पे भी ये चीज़, उसी तरह से सेंटर एक सेंट्रल लेवल पे काम करती है, तो वहीं स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे, अब दोनों के लॉ में कहीं ना कहीं किसी तरह का कॉन्फ्लिक्टिंग आ सकता है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ विटनेस्ड द कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस, बट द कोर्ट हैज़ प्रोपाउंडेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर फादर्स। फोर फादर का ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, राइट। तो इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस कैसे इस्टेब्लिश होगा? जब हारमोनियस रिलेशन, क्योंकि एक आदमी को जस्टिस देते हैं तो दूसरे के साथ इनजस्टिस तो होना ही है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा या हारमोनियस रिलेशनशिप रखना होगा, एक का थोड़ा ज़्यादा जस्टिस, एक को थोड़ा कम इनजस्टिस, करेक्ट। इन इंट्रोड्यूसिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, in fact it remains the sanctity of all provisions of our constitution। ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है या डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस रिलेशनशिप जो है वो सारे प्रोविजंस को एक अपना सैंक्टिटी देने की कोशिश करता है, कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में रहने नहीं देता है, सैंक्टिटी, इट रिमेन्स, ट्राई टू कीप इट सैंक्टिटी ऑफ ऑल प्रोविजंस, करेक्ट। अब देखिए इवन इन आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम हारमोनियस रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड। कैसे भाई? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है तो एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करती है, उसी इम्प्लीमेंटेशन में कभी इधर से उधर हो जाता है। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी उसे इंटरप्रेट करती है उस लॉ को, वहीं पे कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। फिर लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के बीच में, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी में कैसे होता है आपको पता ही, अभी हमने देखा ही कि 42nd अमेंडमेंट के पहले 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था भाई कि आर्टिकल 368 में ऐड कर दिया गया है किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है और इसे जो अमेंडमेंट हम करेंगे वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है ना। तो जुडिशियल रिव्यू को आप ले रहे हैं जो जुडिशरी पावर है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, तो वहाँ पे फिर से हारमोनियस रिलेशनशिप पर ध्यान दिया जाता है। द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द हारमोनियस रिलेशंस एंड क्लोज कॉपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट बट ऑल्सो बिटवीन द स्टेट इंटर से। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये हर जगह पे हारमोनियस रिलेशनशिप का थ्योरी काम करता है, करेक्ट। तो आप लोगों का आंसर मैं गो थ्रू करूंगा। 1% का आंसर मैं देख चुका हूँ मृगंग का, दैट इज़ वेरी नाइस एंड टू सम एक्सटेंट इट इज़ मैचिंग विथ माई आंसर। सो स्टिल आई विल गो थ्रू द आंसर ऑफ ऑल कैंडिडेट, डोंट वरी फॉर दैट। कुछ मतलब हेल्थ इशू के कारण मैं गो थ्रू नहीं कर पाया था, तो टुमारो आई विल बी गिविंग यू फीडबैक। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा 2 क्वेश्चन मैंने पुटअप किया था, एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के रेस्पेक्ट में हारमोनियस रिलेशनशिप को हाईलाइट किया, क्वेश्चन पूछा था। दूसरा है कि पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में। अब आपके असाइनमेंट के तौर पे ये है कि आप देखिए कि हारमोनियस रिलेशनशिप कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में आ सकता है। एक तो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आ गया, दूसरा है कि मैंने आपको बोला कि कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर भी लॉ बनता है, तो वहाँ पे भी हारमोनियस रिलेशनशिप की बात आती है। तीसरा आपको बता दिया कि लेजिस्लेटिव तो जुडिशरी तो एग्जीक्यूटिव तो लेजिस्लेटिव, राइट। तो इस तरह के सारे प्रोविजंस को आप बीच में हाईलाइट करके एक नया नोट्स बनाइए और देखिए कि हारमोनियस रिलेशनशिप कौन कौन से सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट आता है और वहाँ हारमोनियस रिलेशनशिप वर्कआउट करता है। ओके गाइज, सो स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल। और आप लोगों के लिए बहुत जल्द पीटी का कोर्स मैं लेके आ रहा हूँ जो मंथली बेसिस पे होगा। सो स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल। थैंक यू।